तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले हम आवर्धन का मतलब समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। ठीक है, हम अभी ये आवर्धन देखेंगे दर्पण में। दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण को हम कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में, एक उत्तल यानी कि कॉनकेव कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो हम अभी जो आवर्धन देखने वाले हैं वो लेंस में न देख के अभी हम मिरर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि जैसे आप अवतल दर्पण में जानते होंगे कि अलग अलग पोजीशन पे हम वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग साइज़ का बनता है और अलग अलग जगहों पर बनता है। ठीक है, तो आवर्धन जो है वो ये बताता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है। फिर से, आवर्धन जो है वो ये बताता है कि किसी वस्तु का जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है। जैसे अगर मान लेते हैं आवर्धन का मान 3 आ गया या फिर 1/2 आ गया, तो जब 3 आएगा आवर्धन का मान तो हम समझेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 3 गुना बड़ा बना है, यानी 3 गुना बना है। तो 3 गुना बना है मतलब बड़ा बना है। अगर 1/2 आ गया आवर्धन का मान तो हम ये समझेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 1/2 गुना है, यानी कि आधा है। अगर वस्तु 10 मीटर ऊंची है तो उसका प्रतिबिंब 10 गुना 1/2 यानी कि 5 मीटर ऊंचा है, हम ये समझेंगे। तो आवर्धन जो है वो ये बताएगा कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आवर्धन, जैसे एक बात और हम आपसे पूछना चाहें, अगर हम यहाँ 10 लिखें और यहाँ पर 5 लिखें, अब हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि ये जो 5 है, ये जो 10 है, तो ये 5 का कितना गुना है? तो आप कहिएगा कि सर 2 गुना है। कैसे? हम इस 10 को ऊपर रखेंगे और इस 5 को नीचे रखेंगे और हम काटेंगे, कितना आएगा? 2। तो हम कहेंगे कि ये जो 10 है ये 5 का 2 गुना है। अगर हम पूछें कि ये 8 जो है ये 5 का कितना गुना है? 8, ये वाला 8 ये 5 का कितना गुना है? तो हम कैसे करेंगे? इस 8 को, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि ये कितना गुना है, उस 8 को हम रखेंगे ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं उसको रखेंगे हम नीचे। अब ये जो 8 है वो 5 का कितना गुना हो गया? तो 8/5 गुना हो गया। ये जो 8 है वो 5 का 8/5 गुना हो गया। तो हम जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये कितना गुना बड़ा है जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं हम उसको रखते हैं ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं उसको रखते हैं हम नीचे। और यही काम करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम एक स्थिति अज्यूम करते हैं। मान लेते ये है मेरा वक्रता केंद्र, ये है एक अवतल दर्पण जिसमें ये ध्रुव कहलाता है, पोल, और इनके ठीक बीचों बीच में होता है हम लोगों का फोकस पॉइंट। अगर हम इस वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता है। ये एक समांतर रेखा हो गई जो मुख्य अक्ष के समानांतर है और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर गुजरी। और एक और हम किरण लेते हैं जो ये मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई आपतित हुई, और ये थीटा कोण बनाती हुई यहाँ से परावर्तित हो गई, यहाँ से ये थीटा कोण बनाती हुई। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोगों का ये इमेज बना है। ये हम लोगों का ए बी वस्तु हो गया और यहाँ पर ए डैश और बी डैश ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ कि ये जो वस्तु है उस वस्तु की ऊंचाई है h और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h डैश। हम यहाँ लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई उसको हम मान लेते हैं h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h डैश। ठीक है, अब अगर हम आपसे इतना पूछना चाहें कि ये जो प्रतिबिंब बना है, हम प्रतिबिंब के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपसे ये पूछें कि ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना बड़ा है। ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कितना गुना बड़ा है, तो हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो h डैश है वो h का कितना गुना बड़ा है, यही ना चाहते हैं। ये जो h डैश है वो h का कितना गुना बड़ा है, तो हम किसके बारे में जानना चाहते हैं? h डैश के बारे में। तो हम h डैश को रखेंगे ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं? h के रिस्पेक्ट में, यानी कि वस्तु के रिस्पेक्ट में, तो इसको रखेंगे हम नीचे।
अब हम अगर पूछें आपसे कि ये जो एच डैश है वो यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की कितनी गुनी है, तो एच डैश बट्टा एच गुनी है। कितनी गुनी है, एच डैश बट्टा एच गुनी है। हम शुरू में आपको बताए थे कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का मतलब है कि आवर्धन ये हमको बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा, यानी कि कितना गुना है प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का कितना गुना है, यही बताएगा आवर्धन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना है, तो एच डैश बट्टा एच गुना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एच डैश बट्टा एच है वही क्या होगा, हम लोगों का आवर्धन होगा। क्या होगा, आवर्धन। यानी हम लिख सकते हैं इसको, अगर आवर्धन को हम m से इंडिकेट करें, m मतलब मैग्निफिकेशन, तो m बराबर हो जाएगा एच डैश बाई एच। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो आप लोग देखे होंगे कि m का फॉर्मूला एक माइनस वी बाई यू भी होता है, ठीक है। तो हम आगे उसको देखते हैं। आप इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता है तो 2 मिनट में समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता क्या होता है, तो देखिए, जब दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज रहा, एक ये वाला त्रिभुज रहा, मान लीजिए ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। समरूपता का मतलब होता है कि समान रूप का हो। सिमिलैरिटी का मतलब रूप समान होना चाहिए, शेप मतलब आकार वकार हम नहीं देखना, हमको नहीं देखना, हमको देखना है रूप, कि ये रूप इसका बराबर। आरूप को हम किस आधार पर देखेंगे, तो हम अभी बताते हैं। देखिए, अगर एक ट्रायंगल के एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, यहाँ 90 डिग्री के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। भले ही ये छोटा है, भले ये बड़ा है, हमको बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, हमको देखना है कि ये जो जिस रूप का ये है, इस रूप का ये भी है। आपको नहीं लगता है कि हम इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज़ किए होंगे तो ये बना होगा। एंगल वही है, यहाँ भी मानते हैं 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ अगर मानते हैं हम 30 डिग्री तो यहाँ भी हम मान लेंगे 30 डिग्री। तो त्रिभुज ये वाला भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा आकार में छोटा है, आकार में छोटा है, शेप तो नहीं ना बदला है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हुए, यानी समरूप, ये समरूप का साइन हो गया। अब क्या होता है जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजा मतलब क्या, तो देखिए, यहाँ अगर ये 30 डिग्री है तो इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर ये ए बी है, तो ये ए बी का अनुपात आप इस त्रिभुज में जाएंगे और इस त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा देखेंगे, कौन है, पी क्यू। तो ए बी अनुपात पी क्यू ये बराबर होगी। अब फिर इस त्रिभुज में आना है, यानी कि फिर यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ इधर हम इस त्रिभुज से स्टार्ट किए हैं, तो हम अगले बार भी अगला अनुपात भी निकालेंगे तो इसी त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है बी सी, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बी सी, और इस त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है क्यू आर, तो बी सी अनुपात क्यू आर, ठीक है। अब हम अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो ए बी, अच्छा हाँ, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को भी आप बराबर कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा है ए सी, और यहाँ अनुपात, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम ये जो भुजाएं लिख रहे हैं ये हम कोण के आधार पर लिख रहे हैं, हम यूं ही नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बात कि हम कोण के आधार पर भुजाएं लिखेंगे, और दूसरी बात, जिस त्रिभुज से स्टार्ट किए हैं हर बार हम उसी त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। अगर ये अनुपात लिख रहे हैं तो इस त्रिभुज से स्टार्ट किए हैं तो अगला अनुपात भी लिखेंगे तो इसी त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, उसके अगला तो फिर इसी त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, ना कि त्रिभुज का अगर बदल दीजिएगा फिर तो मान बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी बट्टा पी क्यू, और ये बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर के। और इसी कंसेप्ट का उपयोग हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए, हम किसी भी वस्तु को अगर अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम 90 डिग्री पर रखेंगे। अगर वस्तु 90 डिग्री पर है तो उसका प्रतिबिंब भी 90 डिग्री पर बना होगा, है कि नहीं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करेंगे, आप यहाँ एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये बी है, ए बी और पी, बी ए पी, आप ये एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और आपको ये यहाँ एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुज के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। हम नाम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए पी,
क्योंकि बीच में 90 डिग्री आना चाहिए। तो बी ए पी एंड समकोण त्रिभुज त्रिभुज बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी में हम इसमें अब क्या देखेंगे, हम इसमें अब देखने वाले हैं बी ए पी और बी डैश ए डैश पी में कि यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ए पी ये बराबर है कोण बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के किससे 90 डिग्री से, या फिर यूँ कहिए समकोण डिग्री से, 90 डिग्री से या समकोण से, असमकोण डिग्री नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो किरण है, ये वाली किरण, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा कोण बनाती हुई आपतित हुई है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा कोण बनाती हुई परावर्तित हुई है, यानी इस समकोण त्रिभुज का ये वाला थीटा कोण इस समकोण त्रिभुज के ये वाले थीटा कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी पी ए बराबर होगा कोण बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश। हाँ, एक और बात, जिस कोण को हम लिखना चाहते हैं, हम अगर इस कोण के बारे में बताना चाहते हैं तो इस कोण को हम बीच में रखते हैं। जिस कोण को हमको दिखाना है उस कोण को हम कहाँ रखेंगे, बीच में, और बाकी दोनों सिक्योरिटी गार्ड की तरह आजू बाजू रहेंगे। लेकिन जिस कोण के बारे में हमको बताना है उसको हम बीच में रखेंगे। यही तरीका है कोण को लिखने का, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप ही सोचिए कि अगर एक त्रिभुज के ये दोनों कोण इस त्रिभुज के ये दोनों कोण के बराबर हो गया, तो क्या ये तीसरा कोण बराबर नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो गए। यानी कि अब लिख सकते हैं हम यहाँ पर तीसरा कोण चाहें तो बराबर लिख सकते हैं कि अब दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण ए बी पी ये बराबर है कोण ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। ये अच्छा, ये वाला देख लें, ये परावर्तन के नियम से हुआ, क्योंकि थीटा कोण बनाए थे, थीटा कोण से ही आपतित, तो थीटा कोण से ही परावर्तित, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से, और ये है जाहिर सी बात है कि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर। अब तीनों कोण बराबर होंगे तो क्या हम इन दोनों त्रिभुज को हम सिमिलर कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। त्रिभुज बी ए पी सिमिलर होंगे त्रिभुज बी डैश ए डैश पी के, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर होंगे तो हम कहेंगे कि सर भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो कर देते हैं बराबर भुजाओं का अनुपात। आप यहाँ एक और बात देखिए, ये वाला जो है ये किरण है, ये कोई दूरी नहीं है, ये क्या है, किरण है। कि किरण जा रही है तो हमको किरण से कोई मतलब नहीं है, हमको किरण से कोई मतलब लेने वाली रखने की ज़रूरत नहीं है। किरण को वैसे भी हम नहीं माप सकते हैं, तो किरण की दूरी कितनी दूरी पड़ गई उससे कोई मतलब नहीं है। हमको दूरी नापना है, हमको कौन सी दूरी के फेर में पढ़ना है, ये वस्तु की ऊंचाई और ये वस्तु की दूरी, ठीक है। इसी से मतलब हमको होना चाहिए, किरण से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं इस कोण, पहले थीटा कोण को देख लीजिए। थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा है, इस हम बड़े वाले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा कोण के सामने वाली भुजा है ए बी, तो ए बी अनुपात इस त्रिभुज में थीटा कोण के सामने वाली भुजा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश ये बराबर होगी। अब ये वाला कोण ले लेते हैं, ये वाला जो तीसरा अपने आप बराबर हुआ है, ये वाला कोण भुजा को लेना है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ए पी अनुपात इस कोण के सामने वाली भुजा ए डैश पी। अब अनुपात है तो हम बट्टा में भी लिख सकते हैं इसको, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश अब बराबर ए पी बट्टा ए डैश पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है h, और ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश, ये बराबर है ए पी वस्तु दूरी है। हाँ, एक और बात, हम साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन 2 मिनट में हम पढ़ लेंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखिएगा, अगर किरण इधर पहली बात कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। दूसरी बात, अगर आप दूरी नाप रहे हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में, अगर कोई किरण इस दिशा में जा रही है, आप दूरी नाप रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दूरी हम लेंगे निगेटिव। लेकिन अगर आप दूरी नाप रहे हैं आपतित किरण की ही दिशा में, आपतित किरण इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, आप डिस्टेंस भी माप रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो वो होगी पॉजिटिव। वो डिस्टेंस को हम मानेंगे पॉजिटिव को, ठीक है। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरियां होंगी वो होंगी पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी दूरियां होंगी वो होंगी निगेटिव।
तो हमेशा ये वाले पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पी, आप ए पी देखिए, हम पी से नापेंगे इस ए की दूरी, तो पी से ए की दूरी, किरण जा रही है इस डायरेक्शन, हम नाप रहे हैं इस डायरेक्शन में, अपोजिट हो गया, यानी कि वस्तु दूरी भी निगेटिव होगी, वस्तु दूरी। अच्छा एक और बात यहाँ पर, ये जो ए डैश बी डैश लिखे हैं हम यहाँ पर, तो ये तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है कि नहीं है, तो ये होगी माइनस में। और ये जो वस्तु है, सॉरी अरे यार, ये जो वस्तु है वो प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखिए या मत लिखिए। अब वस्तु दूरी क्या होगी, निगेटिव में। आप प्रतिबिंब दूरी, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिबिंब है, तो पी से ही नापेंगे। आप इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम माप रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो प्रतिबिंब है वो निगेटिव हो जाएगी, माइनस भी, माइनस माइनस कैंसिल। अब अगर हम इसको पलटना चाहें तो पलट सकते हैं, एच डैश बाई एच, क्योंकि हमको आवर्धन लाना है कि नहीं है, तो एच डैश बाई एच माइनस गया ऊपर, वी बाई यू। आप बताइए, ये माइनस दोनों तरफ अगर -1 से हम गुना कर दे, तो इधर वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस में एच डैश बटा एच, और ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू। यानी कि आप जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ m बराबर माइनस वी बाई यू। यही है छोटा सा प्रूफ, जिसके पीछे बच्चे यूँ पागल रहते हैं कि नहीं करवाएं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, आवर्धन का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना बना है, कितना गुना बड़ा या फिर कितना गुना छोटा। आई थिंक कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए।